कहते हैं हर बड़ा अचीवमेंट एक छोटे सपने से शुरू होता है, और बिल्कुल सही कहते हैं। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे and I, Aliza Khan, on behalf of the whole Radio IPSA, would like to extend my heartiest welcome to everyone present over here. I would like to welcome our President, IPS Academy, Architect Achal Chaudhary Sir, Vice President Mr. Yogendra Jain Sir, Director IBMR Mr. Vivek Kushwaha Sir, Principal IES IPS Academy Dr. Archana Chaudhary Ma'am, all the directors, principals, HODs, faculty members, and Registrar Mr. Sanjay Nagar Sir and HR Mogre Sir. Apart from that, all the poets for whom this beautiful event is organized, and my dear audience. बहुत ही खूबसूरत audience यहाँ मौजूद है. And today is our celebration of poetic brilliance through the enchanting art of Kavi Sammelan. And I welcome you all to this Kaviyon Ki Chaupal, organized by Radio IPSA 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। कवियों की चौपाल, जो कभी सिर्फ एक छोटा सा ख्याल था सभी कवि और शायर को साथ लाने का, आज हकीकत बन चुका है। कवियों की चौपाल एक ऐसा इनिशिएटिव है रेडियो IPSA का, जिसका मकसद सभी कवि, शायर और गीतकार को एक मंच देना है। इसका सफ़र शुरू हुआ था 1 साल पहले रेडियो IPSA के स्टूडियो से, और आज ये एक अलग मुकाम पर है। और अगर आपका साथ ऐसे ही मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम इसके ज़रिए पूरे भारत के सभी कवि और शायर को एक साथ जोड़ पाएंगे। कवियों की चौपाल जो अभी तक होती आ रही है, उसमें कई कवि, कई शायर आए और अपने दिल की बात कही और सबका दिल जीत लिया। कवियों की चौपाल जहाँ सजती है महफिल कवियों की, और हर शायर की बोली एक कहानी सुनाती है, हर कविता एक अलग राह दिखाती है। तो यकीनन आज का ये प्रोग्राम बेहद ख़ास होने वाला है। पर बात जब कविता की हो और हम सरस्वती माँ का नाम ना लें, ये तो मुमकिन नहीं। गॉडेस सरस्वती इज़ अ सिंबल ऑफ नॉलेज, म्यूज़िक, आर्ट, विजडम एंड नेचर. Light is a symbol of brightness and prosperity, as sunlight expels the darkness of night. Similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. तो अब दीप प्रज्वलित कर इस दिन को और शुभ बनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रेसिडेंट आर्किटेक्ट अचल चौधरी सर को, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर योगेंद्र जैन सर, सभी डायरेक्टर्स, रेडियो IPSA के CEO और प्रोग्रामिंग हेड, और साथ ही साथ यहाँ मौजूद सभी कविगण को। या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम्, जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थिता। रेडियो IPSA, जो कि एक कम्युनिटी रेडियो है और लगातार 1 साल से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। रेडियो IPSA की ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही, जिसमें सोसाइटी के बेटरमेंट और वेलफेयर के लिए काफ़ी सारे शोज़ बनाए गए। रेडियो IPSA ने कई प्रयास करे और इन्हीं प्रयासों की कुछ झलकियाँ मैं आपको एक छोटे से वीडियो के रूप में दिखाना चाहूँगी। सो लेट्स हैव अ लुक।
Can we have the video, please? Radio Ipsa 91.2 FM, a medium providing voice for voiceless. आज से 1 साल पहले हमारा ये सफर शुरू हुआ था। कड़ी मेहनत के साथ रेडियो इप्सा ने कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कई प्रोग्राम बनाए, जिसमें पिछले 1 साल में 180 से ज्यादा टॉक शो किए हैं, जिसमें हेल्थ इज वेल्थ से लोगों को हेल्थ टिप्स बताएं, स्टार्टअप पे बात में इंदौर के एंटरप्रेन्योर की जर्नी बताई, जाने अपना हक के जरिए बताएं लोगों को हमारे लीगल राइट्स, किस्सा गोई में इंदौर के लोगों ने सुनाई अपनी कहानियां। यही नहीं, रेडियो इप्सा ने इंदौर के एजुकेशनिस्ट के साथ मिलकर स्टूडेंट्स के लिए कई नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम भी बनाए। इसके अलावा इंदौर और आसपास के शहरों के कवि और शायरों के साथ मिलकर शुरुआत की कवियों की चौपाल की, जो अब 100 से भी ज्यादा कवियों का परिवार बन चुका है। रेडियो इप्सा जहां हर कोई करता है अपने दिल की बात, तो रेडियो इप्सा की इस मुहिम में आप भी जुड़िए और करिए अपने दिल की बात रेडियो इप्सा 91.2 FM के साथ। Give a huge round of applause. रेडियो इप्सा 91.2 FM, शो कहे दिल की बात। सालों पहले रेडियो इप्सा एक सपने जैसा था, पर उसे सच कर दिखाया, और इसका श्रेय जाता है आईपीएस एकेडमी के आर्किटेक्ट अचल चौधरी सर को, और इसी के साथ साथ रेडियो इप्सा के सीईओ मिस्टर दिलीप अवस्थी को। उनकी निरंतर कोशिशों और प्रयासों के बाद आज रेडियो इप्सा इंदौर शहर में अपनी जगह बना चुका है। ना रुको ना थको, बस आगे बढ़ते जाओ। हर कठिनाई का आसानी से तुम सामना करो, जब तक लक्ष्य ना मिले हार मानो ना तुम। ये बिल्कुल आपसे सीखा जा सकता है। And with this, I would now like to call upon the CEO of Radio Ipsa, Mr. Dilip Awasthi. Please give a huge round of applause. Respected अचल सर, योगेन बाबा साहब, अर्चना मैम, कुशवाहा सर, सक्सेना मैम, सभी हमारे चौपाल के कवि, सभी HODs, डायरेक्टर्स और प्यारे स्टूडेंट्स, साल भर हो गया हमारे इस रेडियो स्टेशन को शुरू हुए। तकरीबन 7-8 साल पहले इसकी कोशिश शुरू की थी, और एक पन्ने से कोशिश शुरू हुई थी। अचल सर ने मुझे बोला कि मैं रेडियो स्टेशन को शुरू करना चाहता हूँ और उसको तुम शुरू करो। इस बीच बहुत मुश्किलें भी रहीं, कठिनाइयाँ भी रहीं, पर एक जो ताकत मेरे साथ पीछे खड़ी थी, ही इज़ अचल चौधरी सर। ठीक है, चालू हो गया है, पर एक जो बहुत बड़ी सीख सीखी है कि किसी भी चीज़ से आप हारो मत। और एक हमारी टीम ने आज इस रेडियो स्टेशन को जो खड़ा करा है, वो आज वही सीख और वही ताकत। मैं अब बाद में बोलूँगा, अभी आई एम वेरी सॉरी। बहुत ही इमोशनल मोमेंट ये है, बिकॉज रेडियो इप्सा पहले सिर्फ एक सपने जैसा था और आज उस मुकाम तक वो आया है, इंदौर शहर में कम्युनिटी रेडियो। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। इस प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें पानी बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। It has been reported that approximately 71% of people will have to face water scarcity in a few months of the year globally. So it's very important to save water. And to know more about water management, it will be our fortune to listen to an amazing personality who is the principal IES Department, IPS Academy, Dr. Archana Chaudhary ma'am. I would now like to call upon her for her kind words. Please give a huge round of applause. It's my privilege to honor our Honorable President Achal K. Chaudhary sir. This is possible only because of his dream. Our Vice President Yogen Jain sir, all the directors, all the faculty members, and the most beautiful flowers of our garden, my dear students, and above all, आवाज के जादूगर, सारे कवि लोग। ये बड़ा मुश्किल है आपके सामने बोलना, पर ये कोशिश, थोड़ी सी कोशिश है। The topic is very relevant, water management. And the topic is discussed in the month of May. That is also very relevant. Now, what exactly is water management? Water is a natural source. It's a finite है, ना बढ़ेगा ना कम होगा, उतना ही रहेगा.
Now, how you store it, how you to utilize it, that is important. तो वाटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर. However, the natural source is rains. So now your option कि आप उसे सरफेस पे स्टोर करते हैं कि ग्राउंड पे स्टोर करते हैं. सरफेस रिजर्वायर बनाए सरफेस वाटर को स्टोर करने के लिए. ग्राउंड वाटर आर द नेचुरल ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स, जहां आपका विद द रिचार्ज naturally ground store water store hota hai. Now on the surface is the man-made creations. Maximum 99% are the man-made creations like dams and barrages and piers. However, there are some natural ponds and lakes also. Now what exactly is the problem? If the water is in finite quantity, तो किसी जगह बाढ़ और किसी जगह सूखा क्यों, ड्रॉट क्यों और वाटर लॉगिंग क्यों? This we have to understand. Now basically मैं इंदौर की बात सेकेंड फेज में करूंगी. फर्स्ट फेज में there are some areas which are nearby the man-made creations or the natural creations of storing the surface water. तो the surface water के stored area के पास जो पानी है, that area is waterlogged. Why it is waterlogged? Because there is no organized storm water drainage system. Because naturally storm water drainage system designed नहीं है, तो पानी you are unable to arrest the water, और आप arrest नहीं कर रहे पानी को, तो ultimately reaches to the reservoirs. And above all, reservoirs में अपने आप में जो उसका objective है to store the water in huge quantity, that is also responsible for waterlogging. Now what exactly happened in the waterlogging? Waterlog एक हिस्सा है waterlogged, मतलब वहां इतना पानी है कि वहां irrigation efficiency reduce हो गया because of waterlogging. There are some places where there is no storm water properly designed, तो क्या हुआ, surface water infiltrate ही नहीं हुआ, percolate ही नहीं हुआ. As an outcome, ground water table लोअर डाउन हो गया और उस जगह पानी नहीं है, इसलिए इरिगेशन इफिशिएंसी. तो एक पर्टिकुलर प्लेस जहां वाटर लॉक्ड है वहां इरिगेशन नहीं है, एक वो पर्टिकुलर प्लेस जहां वाटर ही नहीं है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे है, वहां भी इरिगेशन इफिशिएंसी रिड्यूस. नाउ हाउ यू इंप्रूव योर इरिगेशन इफिशिएंसी इज अ बिग चैलेंज फॉर अस. So we have to keep the balance between these two. We have to understand how much we can explore groundwater, how much we should be dependent on surface. कितना हम सरफेस वाटर को उपयोग करें और कितना हम ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर करें. अगर इसके बीच की इक्वेशन भी डेवलप कर लें, इस पर्टिकुलर चीज के लिए एक इंग्लिश का बड़ा अच्छा वर्ड है, दैट इज कंजंक्टिव यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर. यू हैव टू डिराइव, आपको एक पॉलिसी डिराइव करने की आवश्यकता है जिसमें इतना % सरफेस वाटर इस्तेमाल करेंगे और इतना % हम ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करेंगे. आपको जान के आश्चर्य होगा, जितने भी बड़े रिजर्वायर के सिस्टम्स हैं, एक रिजर्वायर को रिजर्वायर कहते हैं. जब नंबर ऑफ रिजर्वायर्स इकट्ठे होते हैं तो उनको बोलते हैं रिजर्वायर्स के सिस्टम. एमपी में भी रिजर्वायर के सिस्टम है. एक रिजर्वायर का आउटफ्लो दूसरे रिजर्वायर का इनफ्लो होता है, तो उसे सिस्टम ऑफ रिजर्वायर कहते हैं. तो जितने भी सिस्टम ऑफ रिजर्वायर्स हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल है वाटर लॉगिंग के लिए. आप जितने भी रिजर्वायर सिस्टम्स हैं उन पर कंजंक्टिव यूज स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है. जब कंजंक्टिव यूज स्टडी रिसर्चर्स ने कर दी तो प्रॉब्लम क्या है, एंड यूजर को वो टेबल पॉलिसीज पता नहीं, एंड यूजर को वो सिस्टम नहीं पता हाउ टू कीप बैलेंस ऑन इट. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप इतना % सरफेस लेंगे, इतना ग्राउंड एक्सप्लोर करेंगे, यू कैन डू इट. बट द IMC म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल फ्रेम ए पॉलिसी. दे आर ऑलरेडी हैविंग द पॉलिसी, दे हैव टू गिव द शेप टू दैट पॉलिसी. उन्हें एक शेप देने की जरूरत है पॉलिसी को कि हम इतना ही ट्यूबवेल अलाउ करेंगे, इतना ही ग्राउंड वाटर हम एक्सप्लोर करेंगे. ना ग्राउंड वाटर एक्सप्लोर ना करें तो भी वाटर लॉगिंग है, और एक्सेस करें तो डिप्लेशन है. तो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोर करें कितना, दैट इज ए क्वेश्चन. ये सबको पता नहीं होता. तो ग्राउंड वाटर हमें उतना ही एक्सप्लोर करना चाहिए
जितना कि हम रिचार्ज कर, और रादर मैं ये कहूं कि उतना ग्राउंड वाटर उसी स्पीड से निकाला जाए जितना ग्राउंड वाटर उसी स्पीड से नीचे जाए. दैट इज एक्चुअली द वाटर मैनेजमेंट. कितना परसेंट डिपेंड ऑन सरफेस, कितना परसेंट डिपेंड ऑन ग्राउंड. एंड दिस होल इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज कंजंक्टिव यूज ऑफ सरफेस. इन वेरी शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. मैंने कोशिश की आपको समझाने की. नाउ अब इंदौर के अगर सीन की बात करें तो इंदौर का सीन मैं क्या बोलूं, पर टोटल वाटर सप्लाई फॉर द इंदौर अकॉर्डिंग टू इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज 252.5 मिलियन लीटर्स पर डे. और व्हाट आर द 4 सोर्सेस जिन पर डिपेंडेंट है? 3 phases ऑफ नर्मदा. फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज ऑफ 90 MLD ईच, एंड रिमेनिंग इज थर्ड फेज. बिलावली टैंक 3.5 MLD. यशवंत सागर naturally made, man-made reservoir, Yashwant Sagar reservoir on Gambhir river 22 MLD, and tube well, open well and hand pump only 27 MLD. नर्मदा वाटर जो आपके पास पहुंचता है ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस इनिशियली एंड 600 मीटर हाइट लिफ्ट करके बैक प्रेशर टैंक जो वॉन्चू पॉइंट पे है वहां पर ले जाया जाता है, और वहां से ग्रेविटेशनल फोर्स से आपके घरों तक पानी पहुंचता. ये एक्चुअली कंडीशन है, इंदौर की व्यवस्था है. नौ नर्मदा वाटर सप्लाई जो मैंने बुलाया मोर देन 200 MLD है, उसका एक्चुअली आपको कितना मिलता है पता है? 158 MLD. ओनली 158 MLD. रिमेनिंग इज लॉसेस. यशवंत सागर डैम डिजाइंड फॉर 22 MLD, designed for 45 MLD, currently approved intake 22 MLD, out of which we are getting only 18 MLD from Yashwant Sagar. Similarly, for Bilavali tank, designed 9 MLD, approved for 3.5 MLD. Ultimately, ground water क्या होगा? अब ये जो shortage है वो तो पूरा नहीं होगा, तो shortage कैसे cover हो? Ultimate ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन. वो बेचारा आवाज नहीं उठा सकता, तो आप जितना चाहे एक्सप्लॉइट करते जाइए. तो एक्चुअली ग्राउंड वाटर टेबल इज एक्सप्लॉइटेड एंड रिजल्टेड इन एक्सट्रीमली पुअर सप्लाई द स्लम. कैन यू इमेजिन हाउ मच इज द स्लम एरिया? एज पर IMC रिपोर्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंदौर लिव्स इन स्लम्स. 40%. ये तो कहानी हुई सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर जो हमें अवेलेबल है. नाउ अनदर पार्ट इज ऑल्सो हॉरिबल, दैट इज वेस्ट वाटर. फाइनली all the waste of the rivers, all the waste of the Indore, maximum of the Indore is transferred to Khan river and Saraswati river, the holy rivers. ये रिवर्स पे दोनों पार्ट ट्रांसफर होता है. नाउ आई एम सॉरी टू से these rivers are converted into nalas now. The black water, Khan as well as Saraswati. The BOD level, biological oxygen demand level of the Khan river is right now 65 to 120 milligrams per liter. Against the norms, accepted norms is only 3.5 milligrams per liter. Can you imagine? 65 to 125 against 3.5 MLD. But we have the solution, but we are not thinking about the solution. No provision of storm water drainage leads to waterlogging at Manipur. हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है स्टॉर्म वाटर को अरेस्ट करने का और स्टॉर्म वाटर को ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रांसफर करने का. देयर इज नो अनफॉर्चुनेट पार्ट इन इंदौर, इट इज नॉट देयर. और इस सब चीजों में अल्टीमेट इफेक्ट इज ग्राउंड वाटर टेबल ऑफ इंदौर इज ग्रेजुअली डिक्रीज. इन वन डे बहुत दूर नहीं है कि हमारी स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है. इसका सोल्यूशन बहुत ही सस्ता है, मतलब बहुत सस्ता तो नहीं, सर को तो नहीं सर बोलेंगे. वाटर रिचार्जिंग कॉस्ट इज ओनली 3% ऑफ द टोटल बिल्डिंग कॉस्ट. ओनली 3% ऑफ द टोटल बिल्डिंग कॉस्ट. So if everybody decide to pay
एटलीस्ट 3%, 3% कोई बहुत ज्यादा नहीं होता बिल्डिंग कॉस्ट का। अगर इतना इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आपकी वाटर रिचार्जिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, आपका ग्राउंड वाटर टेबल रेज हो सकता है, आप सरफेस वाटर को अरेस्ट कर सकते हैं। And at this point, I would like to share one information, and I am feeling proud that I belong to the institute in which we are serious about arresting the surface water. Honorable President Achal sir ने एक particular place को lake develop करने की कोशिश की है, that is near Chokhi Dhani. Am I right, sir? I forget the name exactly. It's near Chokhi Dhani. We are trying to develop a lake. That was a natural depression. We are trying to make it a proper lake so that at least up to certain, cannot be able to solve the huge problem, but at least some contribution from our side save the surface water. This we are doing. Now, what are the solutions for all these problems? Ultimately, हमें conjunctive use के विषय में सोचना चाहिए, और जो हमारे सिस्टम ऑफ रिजर्वायर की पॉलिसी पब्लिश है, पॉलिसी को एज इट इज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहिए। मेरा खुद का रिसर्च ऑन कंजंक्टिव यूज है। ऑन महानदी रिजर्वायर प्रोजेक्ट देयर आर 6 रिजर्वायर्स, आउट ऑफ विच 2 आर फीडर्स, remaining are just the outflow of the remaining will be the inflow for these 2. तो वो 6 रिजर्वायर्स का मैंने स्टडी किया, एंड व्हाट आई फाउंड, ओनली 75% वी हैव टू डिपेंडेंट ऑन सरफेस वाटर, 25% केवल हम एक्सप्लोर करें ग्राउंड वाटर को तो हम कंजंक्टिव। बट ये जो सिस्टम है ये रायपुर की जगह मेरा रिसर्च था। सिमिलरली फॉर इंदौर ऑल्सो रिसर्च है। So that we have to do it. We have to have a monitoring system. We have to reduce the losses, and above all, improve the awareness among the end user. Because हम इंदौर को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमें जो सिखाया गया वो हमने इम्प्लीमेंट किया, और इसीलिए हम नंबर 1 है वेस्ट मैनेजमेंट में। तो अगर वाटर मैनेजमेंट भी इनिशिएटिव लिया जाए, मुझे नहीं लगता कि हम नंबर 1 नहीं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am, for guiding us with your words and for making us realize the importance of water management. अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कभी सफलता की कल्पना नहीं करी, मैंने उसके लिए मेहनत करी, और ये खूबसूरत पंक्तियों को बिल्कुल सही साबित करते हैं IPS अकेडमी के प्रेसिडेंट आर्किटेक्ट अचल चौधरी सर, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों को छुआ। Architect Achal Chaudhary sir, president of IPS Academy, is a renowned name in the field of education. He is an IITian and a well-known architect, a philanthropist. He has taken several initiatives to save our environment, and it will be really a fortune to listen to an amazing personality like him. So with this, I would now like to call upon Architect Achal Chaudhary sir for his words of wisdom. Give a huge round of applause. A very good afternoon to all the members of IPS family. Whoever comes to IPS becomes a member. So आप सब लोग भी हैं। बेसिकली हम सब आए हैं सुनने आप लोगों को, तो इसलिए 1 मिनट ही लूँगा। मैम ने टेक्निकल वो बताया। पिछले 25 सालों से भी ज़्यादा समय से हम करीब 2 लाख लीटर पानी रोज रिसाइकल करते हैं। तो ये तो एक इंस्टीट्यूट लेवल पे हुआ, लेकिन इंडिविजुअली हम सब लोग पानी बचाने का काम कर सकते हैं। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है वो। तो आप सब लोगों का इस परिसर में स्वागत है। एक चीज़ मैं कवियों के बारे में हमेशा बोलता हूँ, बचपन से, मतलब more than 50 years, तब बाल कवि बैरागी थे रामपुरा के उधर। तो जो जोश ये कवि लोग भर सकते हैं, जो इमोशन ये लोग क्रिएट कर सकते हैं, वो दूसरी चीज़ें नहीं कर सकती। तो एक बार यहाँ पधारे सभी कवियों के लिए जोरदार तालियों। दूसरी खासियत ये होती है कि जो देर रात तक इनके कवि सम्मेलन चलते हैं, तो आप ये देखिए कि जितने म्यूजिकल वो हैं,
कोई अच्छा सिंगर है, कुछ है, मीन्स विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू देम, लेकिन उनके साथ सब सपोर्ट सिस्टम लगती है, पूरा एक म्यूजिकल बैंड लगता है, तब जाके वो पब्लिक को वहाँ बिठाए रखते हैं। इनके पास तो सिर्फ एक माइक होता है जिससे पूरे पब्लिक को समा बांध के रात भर बिठाए रखते हैं। तो एक बार पुनः आप सबका यहाँ स्वागत है और सब लोग सुनने आपको आए, मेरे को नहीं। धन्यवाद। Thank you, sir, for enlightening us with your words. जीवन का स्रोत, प्राणों की धारा, अंबस की महिमा अद्वितीय प्यारा, जल की लहरें, स्वच्छता का संगीत, हरियाली की नींव, जीवन का सौंदर्य गीत। जल ही तो है हमारे जीवन की शक्ति, अंबस का सम्मान सभी को जगाता है स्मृति। चलो उसका सम्मान करें, उसका संरक्षण करें, अंबस को बचाने के लिए अब संकल्प निश्चित करें। अंबस, जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है पानी, पर अंबस सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये है एक इनिशिएटिव, और इसकी शुरुआत करी है आर्किटेक्ट अचल चौधरी सर ने, और जिसे रेडियो अप्सा ने आगे बढ़ाते हुए एक नया रूप दिया। अंबस का मकसद है पानी बचाना, और रेडियो अप्सा इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए अंबस नाम का एक इवेंट करता है, और अंबस संरक्षण के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा और गाया है रेडियो अप्सा के CEO मिस्टर दिलीप अवस्थी ने। So we are here to celebrate not just the beauty of poetry, but also the preciousness of water. Today is the launch of a song that carries with it a powerful message of water conservation. जल अभिषेक 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 जल के नाम पे हम सब एक। जल अभिषेक जल अभिषेक जल अभिषेक जल अभिषेक जल अभिषेक जल अभिषेक। जल के दुख जल की सच्चाई है सम्मुख। जल के आंसू जल के दुख जल की सच्चाई है सम्मुख। जल को यहाँ वहाँ ना फेंक। जल अभिषेक 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 जल अभिषेक। जल से जीवन जल से नभ पक्षी पौधे नदियाँ सब। जल से बनते हम सब एक। जल अभिषेक 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 जल अभिषेक। जल के नाम पे हम सब एक। जल अभिषेक 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 जल अभिषेक। बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। And may the water song serve as a beacon of hope, reminding us that together we can create a world where water flows freely for generations to come. I would now like to call upon Architect Achal Chaudhary sir on the stage. I also request Mr. Yogendra Jain sir to please come on the stage. And I also would like to call upon Dr. Rachna Chaudhary ma'am over the stage. And now I request Dr. Arpita Patel ma'am to please welcome them. Give a huge round of applause. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Give a huge round of applause. Thank you everyone.
Now is the time that we welcome those who are here to make this कवियों की चौपाल a success. मैं बात कर रही हूँ यहाँ मौजूद सभी कविगण की, और अब मैं आप सबका रेडियो इप्सा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए यहाँ मौजूद सभी कविगण के लिए. सूर्य की किरणों से भी तेज अवनिश का आगमन है जहाँ, वीर रस और ओज का आगाज है वहाँ. और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सिवनी के रहने वाले ओज कवि, जो कि कवियों की चौपाल के संचालक भी हैं और अपने प्रयासों से हर बार इसे सफल बनाया है. मैं बात कर रही हूँ कवि अवनीश पाठक सूर्य की. तो ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए. I request the dignitaries to please welcome him. रतलाम वैसे तो नमकीन के लिए जाना जाता है, पर रतलाम को और प्रसिद्ध बनाते हैं यहाँ से आने वाले गीतकार सचिन सावन, जो पहले भी चौपाल में अपने गीतों से समा बांध चुके हैं. और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कवि सचिन सावन को. एक बार तालियां बजा दीजिए. I request the dignitaries to please welcome him. जिनकी कविताएं हंसी के गहरे समंदर में ले जाती हैं, जिनकी बोली सभी के चेहरों पर मुस्कान छोड़ जाती है, ऐसे हैं कवि कुशाल राजपूत, जो आते हैं राजस्थान की मिट्टी से. So I would like to call upon कवि कुशाल राजपूत. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. I request the dignitaries to welcome him. महाकाल की नगरी से आने वाले सरल हैं गीतकार, जिनकी बोली भी सरल, वो हैं श्रीकांत सरल. और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीकांत सरल को. गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. अपने शब्दों में बुने रिश्तों की कहानी, प्रेम की मिठास से भरी है जिनकी हर एक वाणी. दिल्ली की धरती से उठी श्रृंगार रस की रानी रजनी श्रीवास्तव, जो सुनाती हैं कहानी प्रेम की हर बारी. तालियों के साथ स्वागत करिए कवयित्री रजनी श्रीवास्तव का, जिनके कविताओं में है हास्य की धारा जो मुंबई के दिलों को छू ले. ऐसे हैं हमारे हास्य कवि एकाग्र शर्मा. इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कपिल शर्मा शो के पटकथा लेखक एकाग्र शर्मा को. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. वीर रस के आकाशी योद्धा, जो कलम से लिखते हैं अपनी धरती की युद्ध कहानियाँ, जिनकी कविताओं में बसी है वीरता की भावना, जो सुनाते हैं अमर योद्धाओं की गाथा. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए इंदौर के कवि हिमांशु हिंद का. जब इनकी कलम चालू होती है तो सृष्टि में गूंज उठती है गीत की ध्वनि. उनकी कविताओं में छिपी हैं वो बातें जो कहती हैं दिलों की असली कहानी. और इन्हीं पंक्तियों से मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे बीच मौजूद जाने माने कवि और गीतकार कवि पंकज दीक्षित का. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. कवियों की चौपाल में आज आप कई जाने माने कवियों को सुनेंगे. और अब वक्त आ गया है जब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आगाज़ करें कवियों की चौपाल का. पर उससे पहले यहाँ आए सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि इस कवियों की चौपाल की नींव हैं, जिनके बिना ये कवियों की चौपाल सफल नहीं होता. मैं बात कर रही हूँ कवियों की चौपाल के संचालक कवि अवनीश पाठक सूर्य की, जिन्होंने कवियों की चौपाल को इतना सफल बनाया है. रेडियो इप्सा से जुड़े उन्हें 1 साल हो गए हैं और निरंतर कवियों की चौपाल का संचालन करते हुए हर बार नए कवियों के साथ इसे इस मुकाम तक लेकर आए हैं. और उनकी इन्हीं कोशिशों को सराहने के लिए मैं चाहूँगी आर्किटेक्ट अचल चौधरी सर, मिस्टर योगेंद्र जैन सर से और साथ ही साथ यहाँ मौजूद सभी डिग्नेटरीज से कि वो कवि अवनीश पाठक को शिरोमणि अवार्ड से नवाजें. मैं हमारे रेडियो इप्सा के जो अवनीश जी हैं, ये एक बहुत बड़ी धुरी हैं. इन्होंने मध्य प्रदेश से ढूंढ के युवा कवियों को हमारी चौपाल में उनका परफॉर्मेंस कराया और बहुत मेहनत करी. ही इज़ अ वेटरनरी डॉक्टर. आशा करते हैं कि कवि अवनीश सूर्य कवियों की चौपाल के इस सफ़र में रेडियो इप्सा का साथ यूं ही देते रहेंगे. एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं. थैंक यू एवरीवन. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक देयर सीट्स.
अब शुरू होने जा रहा है कवियों की चौपाल, तो एक बार मैं चाहूंगी कि आप सब जोरदार तालियां बजा दें। कवियों की चौपाल, जहां है कवियों की कलम से निकली अनमोल रचनाओं का संग्रह, जहां हर शब्द, हर भाव, हर अनुभव दिल को छू जाता है, जहां है प्रेम की गहराई और जीवन के उतार चढ़ाव। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और आगाज़ करते हैं कवियों की चौपाल का। So to take this forward, I would like to hand over the mic and the stage to Kavi Avnish Pathak Surya. नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वर्णानाम् अर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अपने गुरुदेव एवं वाणी विनायक को इस मंच तक आह्वान किया मैंने। जैसा कि आपको फलक जी ने बताया कि कवियों की चौपाल एक 4 दीवारी से शुरू हुआ था और आज एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का रूप ले चुका है। इसमें दिलीप सर से लेकर के फलक जी, तरुण भैया, यथार्थ भैया, अदिति जी, आयुषी जी, अर्पिता मैम, इन सभी का उतना ही योगदान है जितना कि मेरा योगदान है। और मैं ऐसा कहूँगा, मेरा योगदान केवल क्षणिक मात्र है। मैं केवल कवियों को एकत्रित करके लाता था और हमारा रिकॉर्डिंग हुआ करता था। फिर उस रिकॉर्डिंग के पश्चात की जितनी भी प्रक्रिया है वो इस टीम ने करी है। तो एक बार इस टीम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। रेडियो इप्सा 91.2 FM के लिए ताली बजा दीजिए। रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। मेरे दिल की बात कहने में 1 साल लगा दिया आपने। खैर, मैंने अपने ढंग से तो माँ सरस्वती का आह्वान कर दिया, लेकिन हमारे कवि सम्मेलन की एक परंपरा होती है, उस परंपरा में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर हमारी भी मर्यादाएं होती हैं तो कुछ श्रोताओं की भी मर्यादाएं होती हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर हम कवि जब काव्य पाठ करें तो जहां आपको उनकी पंक्तियां पसंद आए वहां उन्हें तालियों से अवश्य आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि हम ये खिलौने हैं जो तालियों से बजते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से हमें स्वागत कीजिए ताकि हम इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ा सकें। गीत ऋषि कुंवर साहब ने कहा कि कहा जिसने आदि अब वही अंत कहेंगे, स्वर होंगे अगर मौन तो हलंत कहेंगे। और ये काव्य मंच है, बैठे जरा सलीके से, कि इसी मंच से शब्दों के संत कहेंगे, कि इसी मंचों से शब्दों के संत कहेंगे। मैं इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए माँ सरस्वती को आह्वान करने हेतु, सरस्वती वंदना हेतु दिल्ली की कवयित्री हमारी दीदी रजनी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएं और माता सरस्वती का आह्वान करें। तत्पश्चात हम इस कवि सम्मेलन की विधिवत शुरुआत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए रजनी श्रीवास्तव दीदी के लिए। स्वागत है दीदी। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे की वंदना का आदेश हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कूल में भी जब हम प्रवेश करते हैं तो पहले हम रूम में नहीं जाते, क्लासरूम में नहीं जाते, सबसे पहले हम माँ शारदे का आवाहन ही करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आज मैं भी माँ शारदे से एक विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और हम सब पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सुनिएगा। पुष्प कमल पर है जो विराजी, शीश मुकुट धरे शारदे माता। पुष्प कमल पर है जो विराजी, शीश मुकुट धरे शारदे माता। तू है सरस्वती हंस निवाहिनी, ज्ञान का मुझको भंडार दे माता। शब्दों को मेरे अलंकृत करके सुर सरगम से सवार दे माता। हे वीणा वरदायिनी विद्यादायिनी, मुझको भी तार दे माता। हे वीणा वरदायिनी विद्यादायिनी, मुझको भी तार दे माता। और 4 पंक्तियों के भाव समर माँ के चरणों में सौंपती हूँ कि आस लिए तेरे द्वार पे आई हूँ, तेरे सुनो माँ जगत कल्याणी। आस लिए तेरे द्वार पे आई हूँ, तेरे
सुनो माँ जगत कल्याणी, मोहन की मुरली में जैसे समाई हो, मेरे भी कंठ बसो वीणा पाणी। वाणी को मेरी भी निर्मल करो ऐसे, जैसे हो पावन गंगा का पानी। राग अनुराग से झोली भरो मेरी, देवी सरस्वती माँ ब्रह्माणी। राग अनुराग से झोली भरो मेरी, देवी सरस्वती माँ ब्रह्माणी। देवी सरस्वती माँ ब्रह्माणी, देवी सरस्वती माँ ब्रह्माणी। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि इस महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी बैठे हैं, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रोफेसर्स भी बैठे हैं, कि आप इन 8 कवियों को मंच पर अवश्य देख रहे हैं, पर इन 8 कवियों को सुनने के लिए, उनका साथ देने के लिए यहाँ पर कम से कम यहाँ पर श्रोताओं के रूप में 40+ कवि बैठे। एक बार उन 40 कवियों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये 40 वही कवि हैं जो रेडियो इप्सा कवियों की चौपाल की जो रिकॉर्डिंग होती थी उसमें उन्होंने काव्य पाठ किया था। तो एक बार आपने उनके लिए बहुत जोरदार ताली बजाई। बहुत अद्भुत आपने मां सरस्वती का आह्वान किया। भैया माइक ऐसे ही रहने दीजिएगा, है ना। मैं महाकवि प्रकाश पटेरिया जी की कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि कविता क्या होती है। अर्पिता जी, गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों में जड़ी हुई। मीरा की जब खरताल बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मढ़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। बिना किसी भूमिका को बनाए हुए मैं एक ऐसे गीतकार को बुलाना चाहूंगा जो शाजापुर की धरती से आते हैं, रानी बड़ौत की धरती से आते हैं, जिनका नाम होता है सचिन सावन। क्योंकि हम इस मैच की ओपनिंग कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि ओपनर के रूप में सचिन ही आए। एक बार जोरदार तालियों से आह्वान कीजिए सचिन सावन का। सचिन भाई, 4 पंक्तियां तुम्हारे लिए रखता हूं कि गीतों में पैगाम तुम्हारा लिख डाला, एक नया आयाम तुम्हारा लिख डाला, और जब जब पूछा गया प्रेम क्या होता है, तब तब हमने नाम तुम्हारा लिख डाला। एक बार जोरदार प्रांजल नाथ से स्वागत कीजिए सचिन सावन जी का। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा रेडियो इप्सा 91.2 FM का और भाई अवनीश पाठक सूर्य का, जिनकी वजह से ये खूबसूरत महफिल आज हम सबके बीच सजी हुई है। जोरदार तालियां आप इनके लिए बजाएं। और मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। धीरे धीरे करके सभी कवियों तक हम तक पहुँचना है हमको। तो मैं पहले मेरे क्रम में श्रृंगार का कवि हूँ और उसमें भी वियोग का, तो संभालना जहाँ जहाँ अच्छा लगे। आप सबसे कहीं कहीं मेरी पंक्तियाँ टकराए आपके दिल से तो आपकी तालियां मांगता हूँ। पहली 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा कि कोई किरदार में नहीं आया। आवाज बढ़ाओ, इक्को भी डालो। कोई किरदार में नहीं आया, रूप दीदार में नहीं आया। उस ही लम्हे को रोज जीते हैं, उस ही लम्हे को रोज जीते हैं, जो कभी प्यार में नहीं। बहुत आया। श्रोताओं से ज्यादा कवियों की ताली मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो कभी प्यार में नहीं आया। और सुनिएगा कि जिंदगी की
तलाश लिखते हैं, जिंदगी की तलाश लिखते हैं, सो तेरे आस पास लिखते हैं। ज्यादा लिखते नहीं हैं हम, लेकिन ज्यादा लिखते नहीं हैं हम, लेकिन जो भी लिखते हैं खास लिखते हैं, जो भी लिखते हैं खास लिखते हैं। इसी तरह से 4 पंक्तियां और सुनिएगा अलग तरन्नुम में। कि बात ना फिर मलाल की करते, बात ना फिर मलाल की करते, गुलों की और गुलाल की करते। कोई लड़की अगर निभाती तो हम मोहब्बत कमाल की। हम मोहब्बत कमाल की करते। कि वैसे तुम लड़के तो बहुत अच्छे हो, फिर भी कोई इजहार नहीं कर सकती। देखो गांव में पापा की बड़ी इज्जत है, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सुनेगा। मोहब्बत में कहाँ हमने कोई उपहार मांगा था, मोहब्बत में कहाँ हमने कोई उपहार मांगा था। तुम्हारे रूप का हमने तो बस दीदार मांगा था। कभी कुछ चाह थी तो बस यही के चाह लूं तुमको। मेरे महबूब मैंने तो तुम्हारा प्यार, मेरे महबूब मैंने तो तुम्हारा प्यार मांगा था। अंतिम में एक अधूरा गीत हुआ, उसकी मैं कुछ एक बंद और एक अंतरा आपके समक्ष रखता हूँ। मेरे कवि मित्र भी ज्यादा तादाद में बैठे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा जजमाने की भी कोशिश करता हूँ। अंतिम में एक गीत सुनिएगा, प्रस्तुत करता हूँ। प्रेम के दरमियान जो क्या आप हम सबसे छूट जाता है करने को, वो सुनिएगा। कि फूलों से नाजुक हाथों में कंगन पहना ना पाए, फूलों से नाजुक हाथों में कंगन पहना ना पाए। उस प्यारे से माथे पर बिंदिया दमका ना पाए। फूलों से नाजुक हाथों में कंगन पहना ना पाए। उस प्यारे से माथे पर बिंदिया दमका ना पाए। एक दिल को अपनी रातों में हम याद दिलाना पाए। वो तोहफे आज भी रखे हैं जो तुमको देना पाए। वो तोहफे आज भी रखे हैं जो तुमको देना पाए। और सुनिए कि पास तुम्हें अपने पाकर कितना इतराता होगा। पास तुम्हें अपने पाकर कितना इतराता होगा।
कौन तुम्हारी आंखों पर अब शेर सुनाता है। बहुत बड़ा कि पास तुम्हें अपने पाकर कितना इतराता होगा, कौन तुम्हारी आंखों पर अब शेर सुनाता होगा। बहुत बहुत आभार आप सबका इतना मन से सुनने के लिए। बहुत बहुत मैं गीत लिख रहा हूँ। हाँ हाँ मतलब सुना जैसे शत्रुघ्न सिन्हा आता है तो बोलते हैं ना अच्छा। कि एक बार खामोश बोल के दिखाओ। हाँ, कुमार वही। साहब आते हैं तो बोलते हैं कि कोई दीवाना है बोल के दिखाओ। वैसे ही सचिन भाई जब जब आते हैं तो उनका ये सिग्नेचर गीत है। एक बार जोरदार तालियां भाई सचिन सावंत के लिए। ये देखो मेरा सौभाग्य है कि इस गीत के लिए जब भी मैं इंदौर में पढ़ता हूँ तो ये गीत तो मुझे सुनना होता ही है। तो आप सब उसी मन से सुनिएगा, आप जिसने भी सुना होगा वो भी सुन लिए उसी मन से, बिना किसी भूमिका के मैं ये गीत रखता हूँ, सुनिएगा। कि मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। मेरे साथ साथ पढ़ना, मेरे साथ साथ गाना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। एक दृश्य प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत कि वो झुकी झुकी सी हल्की काजल भरी निगाहें, वो झुकी झुकी सी हल्की काजल भरी निगाहें। सादा सा उसका चेहरा, नाजुक सी उसकी बाहें। वाह कितना था खूबसूरत, कितना था खूबसूरत वो अदाओं का जमाना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। क्या बात है, वाह बहुत वाह। जय हो। दूसरा बंद सुनेगा। स्वागत भैया। कि जब सामने तुम्हारे कोई गीत मेरा गाए, जब सामने तुम्हारे कोई गीत मेरा गाए, बेचैन कर दे यादें कोई बात जब सताए, तो मेरा दर्द मेरी आहें, मेरा दर्द मेरी आहें, मेरी पीर सुनने आना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। क्या और बात है, आखिर बहुत में इस कमाल। गीत का अंतिम बंद आपके समक्ष रखता हूँ। स्वागत पूरा है भाई, काव्य पाठ स्वागत। आपने जिस मन से सुना, ये 4 पंक्तियां भी उसी मन से सुन लीजिएगा, मेरा काव्य पाठ सब बोले जाएगा। स्वागत, सुनिएगा, स्वागत, विशेष तौर से स्वागत। मंच का भी ध्यान जाऊंगा। मैं गीत कसमें तो टूटती है, लो हम भी तोड़ देंगे। कसमें तो टूटती है, लो हम भी तोड़ देंगे। अंतिम मिलन है अपना, अब साथ छोड़ देंगे। कच्ची उम्र के पक्के, कच्ची उम्र के पक्के वादों को भूल जाना। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना।
मेरे साथ साथ पढ़ना, मेरे साथ साथ गाना, मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे। बहुत बहुत आभार। सचिन भाई ने कहा मैं गीत पढ़ रहा हूँ, कैसा लगे बताना। तो बताओ कैसा लगा? तो जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार सचिन भाई के लिए। और मैं देख रहा हूँ शिवा इंदौरी जी बैठे हुए हैं। भाई साहब एक बार सामने आ जाओ, आपकी जगह वो नहीं है। आदरणीय शिवा इंदौरी जी यहाँ पर, देवप्रीत भाई, शिवम भाई, वैदिक भाई, खुशी जी, निशिका नागर, सामने आओ सब के सब। आप लोग की जगह पीछे नहीं है, कृपया आप लोग अपना स्थान सामने ग्रहण कीजिए। मैं यहाँ कीर्ति दीदी को भी देख पा रहा हूँ, आपका करुआ काला पहनकर यहाँ खड़ा है। आप कृपया सामने आ जाइए। खैर, इस कवि सम्मेलन को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं कवि सम्मेलन में गया, पृथ्वी भाई ये अपने ही कवि सम्मेलन की बात है, मांगलिया वाले। मैं कवि सम्मेलन में गया, वहाँ सामने नेताजी बैठे थे। जैसे अर्पिता जी ने हमको संचालन का दायित्व सौंपा है, वहाँ भी मुझे संचालन का दायित्व सौंपा गया था। सामने नेताजी थे। आयोजक ने मुझसे कहा कि आपको नेताजी को ऊपर बुलाना है, उनका एक भाषण होना है। तो मैंने बोला कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय नेताजी का। वो मंच पर आकर के एक ओजस्वी भाषण देंगे। नेताजी मंच पर आए, नेताजी माइक पे आए, उनको गुटके की तलब लग गई। अब सामने मीडिया है, सामने पत्रकार है, जनता है, अब गुटके की तलब तो तलब है। उन्होंने निकाली गुटके की पुड़िया और उन्होंने भाषण शुरू किया। नेताजी किस प्रकार से भाषण दे रहे हैं कि ये पुड़िया भारत देश है, कश्मीर पाकिस्तान उससे लेना चाहता है, वो उसको अपने हिस्से में करना चाहता है। लेकिन मैं कश्मीर को बताना चाहता हूं, हिमालय की सफेद चोटियां चूना हमारे हिस्से की हैं। वो जानती नहीं है हमारे सेना में कैसे कैसे लोग हमने भरे हुए हैं। हमारे सेना में जातिवाद, वंशवाद, धर्म बिल्कुल नहीं चलता है। हमारी सेना चाहे तो उनको इतना कूटे, इतना कूटे, इतना कूटे कि पाकिस्तान दांतों तले उंगली दबा दे। यहां से थोड़ा दूर जाएंगे महू, वहां पर एक वेटनरी कॉलेज है। मैं वहां पर छात्र हूं। कुल मिला के मैं ढोर डॉक्टर हूं। जी हाँ, ये हमारी आइडेंटिटी है, ढोर डॉक्टर हूं। अब हमारे केसेस भी अजीब अजीब आते हैं। मतलब पर्चे में नाम लिखना रहता है ओनर का और बीमारी लिखनी रहती है जानवर की। मिसाल के तौर पर नाम रामलाल, बीमारी पूंछ में सूजन। अभी फाइनल ईयर में हूं। तो मैं जब गांव से आया तो मैं श्रीकांत भैया जैसा गोरा था। ये कालेपन का राज मैं आपको एक क्षण में बताना चाहता हूं कि घर से निकल कर कॉलेज गए जी जब, सुंदरी समूह देख मन हरिया गया। घर से निकल कर कॉलेज गए जी जब, सुंदरी समूह देख मन हरिया गया। नागिन से केस और हिरनी सी चाल देख, नयन सरोवर में तेरे तरिया गया। और खड़ा रहा धूप में मैं जेठ की तपन में जी, राह तेरा देख मेरा तन करिया गया। और प्रेम पत्र भेजा जब घर के पते पे, तेरे बाप ने भी पीटा और भाई गरिया गया। बाप ने भी पीटा और भाई गरिया गया। इसी हास्य की पंक्तियों के साथ जोरदार तालियों से आह्वान कीजिए आदरणीय कुशाल राजपूत जी राजस्थान से। कर लूंगा सेठ, मैं पहले माइक वाला ही था। ऐसा थोड़ी कि राजस्थान वाले खाली लड़ते ही हैं, हमको सारे काम आते हैं। इसकी आवाज़ बढ़ा दीजिएगा भाई थोड़ी और। हाँ ठीक है। देवी अहिल्या की पावन पुनीत धरा को, महाराणा प्रताप की स्वाभिमानी धरा राजस्थान का प्रणाम। वाह क्या बात है। 3-4 लोगों ने तालियां बजाई, इतने में अपना काम चल जाएगा। छोटा सा परिवार है।
एक लुगाई है, एक बच्चा है, पल जाएगा। प्रणाम करता हूं मैं माँ सरस्वती को, सम्मानीय मंच को, सम्मानीय श्रोताओं को, कवि साथियों को, और ख़ास धन्यवाद भाई अवनीश को कि हमको यहाँ पर आमंत्रित किया। जब सर हमारे एफएम वाले सर, क्या नाम है, क्या नाम था? दिलीप जी हैं? दिलीप जी। दिलीप। हाँ, दिलीप जी उस समय जब आए स्पीच देने के लिए तो भावुक हो गए। हम भी राजस्थान के लोग हैं, बहुत भावुक हैं। बस फ़र्क इतना है सर कि जब आप भावुक हो गए तो आप बैठ गए, और जब हम लोग भावुक होते हैं तो डायरेक्ट बोतल की तरफ पहुंचते हैं। तो ठीक है, वो अपना अपना शौर्य है कि नहीं। हाँ, ये कल ऐसे ग्रुप बना हुआ था हमारे इसका कवि सम्मेलन का 4 मई का, तो उसमें मजाक कर रहे थे, तो इधर से ये अपना ये बीच में एक चेचिस बैठा है। हाँ, तो ये चेचिस उधर से मैसेज कर रहे हैं कि यार बना साहब उधर से आओ तो सेव परमल लेते आना। अरे मैंने कहा मेरी इज्जत तो रख ले, तो मंगा ही रहा तो एक आध पौवा वगैरह मंगवाता। राजस्थान से आ रहा हूँ और सेव परमल मंगा रहा है। तो मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, विशेषकर इस मोहल्ले की अच्छी ताजगी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसा सीमा हैदर के देवर बैठे हैं। तो सीमा हैदर के देवरों को विशेष प्रणाम, तथा कुछ सीमा हैदर की नंदे बैठी है। ये इस चक्कर में थे कि देवरानियां बोलेंगे। तो प्रणाम करता हूं मैं। अजीब अजीब विषय भी देश में छिड़ जाते हैं। वो सीमा हैदर अपने यहाँ पर आई तो पगला गए सारे, चैनल वालों से लेकर के सोशल मीडिया पर बाढ़ से आ गई। जबकि अपने यहाँ पर सीमा हैदर की क्या औकात है। 4 पंक्तियों से कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत। आखिरी पंक्ति पर थोड़ा मजमा जमाना आप लोग कि जिसने खेल खेल में देश धर्म छोड़ा, जिसने खेल खेल में देश धर्म छोड़ा, उसके संस्कार कैसे, 4 बच्चों की अम्मा को उस झिंगूरे सचिन से प्यार कैसे, और तेरे जैसी एरी गेरी, तेरे जैसी एरी गेरी नत्थू गेरी बहुत आती जाती रहती है। और सुन ले सीमा हैदर, तेरे जैसी तो हमारे यहाँ बकरियां चराती है। ये तो बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ आदरणीय सर। अच्छा हुआ। वो तो क्या हुआ कि सीमा हैदर वहां नोएडा में आई। मान लो हमारे राजस्थान में अगर आ जाती, मान लो किसी गाँव में ना, अगर उसको कोई देरानी जेठानी होती तो आते ही नहीं घर में कलश। अच्छा, मेरी भाषा समझ में आ रही है? आएगी सही, तुम लोग को इंग्लैंड से तो आए नहीं हो, और मैं कोई चाइनीज तो बोल नहीं रहा हूं। तो मान लो आती नहीं, डायरेक्ट आते नहीं घर में कलश। क्योंकि इधर क्या है कि वो उसकी जेठानी ताने मारती रोज। वो क्या ताने मारती कि तुझे शादी करके थोड़ी लाए, तेरा तो नात्रा लाए। नात्रा जानते हो? हाँ, मेरे ही माजने के लग रहे हो बिल्कुल। नात्रे का, हाँ, नात्रे के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो पहले संचालन कर रही थी आदरणीय दीदी, क्या नाम है? अनीसा जी, अलीजा। हाँ, बहुत अच्छा नाम है आपका। मुझे लगता है जब ट्रेन रोकने के लिए सिग्नल खराब होते होंगे तो हमारे आदरणीय दीदी को ही खड़ा करते होंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा संचालन इन्होंने किया था, और अच्छा संचालन वैसे करना ही था क्योंकि रेडियो इसी काम की तनख्वाह दे रहा है। बाकी मैं प्रणाम करता हूँ आपको। हाँ, हालांकि आपको दीदी बोलते हुए भी मन नहीं मान रहा। अब क्या करो, इतने लोग। वार्ड नंबर 5 वालों, तुम सुरक्षित नहीं जाने दोगे मुझे घर। तो सीमा हैदर जो है, मान लो उसके घर में कलश, तो उसको ताने मारती कि तुझे तो नाता लाए, तुझे शादी करके थोड़ी लेकर के आए। तो नाता जो है अलीशा जी, बहुत पुराना सिस्टम है ये, और नाता बहुत अच्छी चीज है। नाता होना चाहिए क्योंकि हम सनातन धर्म को मानते हैं। आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी। अरण्यकांड में बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि जब एक दृश्य आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम और भगवान लक्ष्मण जब वन में रहते हैं, और उधर से रावण की बहन सुनपखा आती है, और वो जब उनको प्रपोज करती है और लक्ष्मण जी से कहती है कि विल यू मैरी मी, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि वो भगवान थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। हालांकि यही ऑफर बंदा अगर देता तो अपन कहता आवा दो, चलेगा। तो उसमें एक दृश्य आता तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाही, बोली बचन बहुत मुस्काई, तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। हाय हाय वाह। हाँ, हालांकि समझ में खाली अपने दोनों के ही आई है, और बाकी ऐसे बीच बीच में क्या कि बाबा करते रहना तो मेरे दाल भी गलती रहेगी। हाँ, तो के नमन उन सैनिकों को जो सरहद पे अपनी जान रखते हैं,
नमन उन सैनिकों को जो सरहद पे अपनी जान रखते हैं, हर घड़ी हर पहर बस हमारा ध्यान रखते हैं। और वो होंगे और कोई, वो होंगे और कोई, वो होंगे और कोई जो अपने दिलों में महबूब को रखते हैं। हम तो अपने दिल में केवल हिंदुस्तान रखते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। ढंग की पंक्तियां ये 4 ही थी अपने पास। अब वापस अपन अपने चान्यावेड़ पे आएंगे। मेरा कॉलेज में मुझे बुलाया, इस कैंपस में बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपको, क्योंकि पढ़ने के लिए तो कभी कॉलेज आ नहीं पाए, पर कम से कम आपने कविता सुनाने के लिए आमंत्रित कर दिया, इसीलिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही भाषा बोल सकूँ जो आप लोगों को समझ में आए। और कॉलेज के प्रकरण से मुझे याद आया कि मैं स्कूल में ज़रूर पढ़ाता था। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था अब वो बंद हो गया है क्योंकि उसमें मैं पढ़ाता था। बाकी के शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए छात्र जब कहीं बाजार में या सार्वजनिक जगह पे मिलते हैं तो अपने टीचर के धोख लगाते हैं, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए छात्र जब कहीं सार्वजनिक जगह पर या किसी कार्यक्रम में मिलते हैं तो बड़े आदर के साथ कहते हैं कि सर बीड़ी है कहीं बीड़ी। अपन ने ऐसी ही शिक्षा उन लोगों को दी है कि मेरे जख्मों को वो हंस करके कुछ यूं सीती है, मेरे जख्मों को वो हंस करके कुछ यूं सीती है। अगली पंक्ति पर वापस उठाना लगना चाहिए कि रेडियो एफएम का शानदार कार्यक्रम हो रहा है कि मेरे जख्मों को वो हंस करके कुछ यूं सीती है। मैं तो पीता हूं केवल चाय और मेरी गर्लफ्रेंड बीड़ी पीती है। कि मेरे मोहल्ले में रहती थी एक आइटम जोरदार। आइटम तो जानते हो नहीं? वार्ड नंबर 5 वालों ने तो पीएचडी कर रखी है। तुम लोग ऊपर से नरेंद्र मोदी हो रहे, तुम्हारे अंदर दिग्विजय सिंह की आत्मा भटक रही है। कि मेरे मोहल्ले में रहती थी एक आइटम जोरदार, करती थी मुझसे रोज आंखें चार, ना शनिवार ना इतवार, सीधा तिरछी नजरों से वार, उसके नैनों की कटार हुई मेरे जिगर के आर पार। मैं भी गया दिल हार, मैंने भी किया प्रेम का इकरार इजहार, हुआ मुझे भी प्यार 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 प्यार। इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त। ताली बजाओ। आप लोग तो ऐसे शांत हो गए कि जैसे मैंने आपकी गर्लफ्रेंड पटा ली हो, तो आप लोग हा हू कर सकते हो। कि मेरे मोहल्ले में रहती थी एक आइटम जोरदार, करती थी मुझसे रोज आंखें चार, ना शनिवार ना इतवार, सीधा तिरछी नजरों से वार, उसके नैनों की कटार हुई मेरे जिगर के आर पार। मैं भी गया दिल हार, मैंने भी किया प्रेम का इकरार इजहार, हुआ मुझे भी प्यार 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 प्यार। कि वो फलानी ढिकानी, फिर उठाना, कि वो फलानी ढिकानी मेरे दिल की धरानी, थोड़ी कमसिन और थोड़ी सयानी थी। एक दिन पास जाके देखा तो पता चला वो तो एक आंख से काणी थी। हालांकि मेरे को कहानी मिल गई, मैं उसी में खुश हूं। मैं संतोषी आदमी हूं, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसी को बंद करवा दिया। मैं एक बार कक्षा में जैसे इंटर हुआ, सम्मानीय अर्पिता दीदी, जैसे मैं कक्षा में गया, अब मैं आदर्श शिक्षक, तो मैंने जाके कहा कि सारे बच्चे विद्या की तरफ ध्यान देंगे। एक अवनीश जैसा प्रतिभावान लड़का खड़ा और बोला कि सर आज विद्या नहीं आई है, आप बोलो तो कविता की तरफ ध्यान ले लें। दूसरे बच्चे से प्रश्न किया, हमारे हिमांशु भैया जैसा, उससे पूछा, मैंने कहा चांद पे पहला कदम किसने रखा? उसने कहा कि सर मुझे याद है। मैंने कहा बता, कि चांद पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरे लड़के को खड़ा करा, मैंने कहा बता चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? इधर से हिमांशु बोल पड़ा कि वो नील आर्मस्ट्रांग लंगड़ा थोड़ी था, दूसरा भी उसी ने रखा था। कि युगों युगों की वैभवता को सहेज रही माँ भारती, युगों युगों की वैभवता को सहेज रही माँ भारती, खगकुल यशगान करे स्वयं भास्कर उतारे आरती। सहस्त्र युगों के कालखंड में वीरता का वैभव समाया है, इस मिट्टी का कहना क्या, इसको कान्हा ने खाया है। अरे कहीं गाय बैल कहीं सूरज चंदा, कहीं गाय बैल कहीं सूरज चंदा, कहीं पेड़ भी पूजे जाते हैं, कहीं सुदामा के चावल कहीं शबरी के बेर खाते हैं। अरे निवाला समझ के सूरज निकला, ऐसे वीर हनुमान हुए, गुरु दक्षिणा में दिया अंगूठा, वो एकलव्य महान हुए। अरे जीवन दर्शन जहां वेदों में,
जीवन दर्शन जहां वेदों में और राह दिखाती गीता है, कहीं जौहर में पद्मिनी, कहीं हल के नीचे सीता है। वो लानत है उस पुष्प पर, लानत है उस पुष्प पर, लानत है उस पुष्प पर जो टहनी से टूटकर खिला। धन्य हुआ मेरा जीवन जो भारत भूमि पर जन्म मिला, धन्य हुआ मेरा जीवन जो भारत भूमि पर जन्म मिला। हमारे हिमांशु भैया जी क्या है, ये वीर रस के कवि है। हालांकि दिखते बिना रस के कवि हैं पर है वीर रस के कवि है। अब एक बार ऐसे पिछली बार इंदौर में कवि सम्मेलन करने के लिए आए तो इनसे ओपनिंग करवा दी। अब जैसे ही आए तो पहली मंच पे दे धड़ाधड़ वीर रस की कविताएं। एक कविता में पाकिस्तान को उधेड़ दिया, दूसरी में मोदी जी के माथे आ गए, तीसरी में वहां चाइना पहुंच गए। अब इसी प्रकार से बैठे थे हमारे शिवा इंदौरी जैसे भाई साहब बैठे थे तो उनको बिल्कुल जोश आ गया। तो बोलो भाई साहब मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान को निपटने के लिए। अरे मैंने कहा रुको तो से भाई साहब, नहीं आप, अब मैं इस देश के लिए बलिदान होना चाहता हूं। मैंने कहा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। प्रभाव देखो हिमांशु भाई की कविताओं का। अब वो बंदा ताव में आके जोश जोश में यहां से निकल तो गया, जैसे ही सरवटे बस स्टैंड पे पहुंचा और वापस मुझे फोन लगा रहा है कि बना साहब मैं जा रहा हूं। मैंने कहा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बोला भाई साहब मैं जा तो रहा हूं पर ये बताओ मेरे पाकिस्तान जाने का किराया कौन देगा। तो ये तो अपने इंदौर का वीर रस है भाई साहब। तो मैं तो कह रहा हूं कि वीर रस की कविताओं के लिए जोर जोर से दहाड़े पाड़ने की जरूरत ही नहीं है। अपन ज्यादा जोर से दहाड़े तो अपने दांतड़े बाहर निकल आए। तो वीर रस को सस्ते में भी कहा जा सकता है कि मैकदे की महक से मन का मयूर मचले तो जाम बदल देना। मैकदे की महक से मन का मयूर मचले तो जाम बदल देना, जिससे अपनी पहचान विलुप्त होने लगे वो काम बदल देना। और भारतीय सेना को छोड़ पाकिस्तान तू तो मुझसे निपट ले। अरे इमरानिया कौन शिवा भैया? इमरानिया। मान लो अपने मोहल्ले में किसी से लड़ाई ने, उसका नाम गोपाल तो गोपालिया, राहुल तो राहुलिया। अपने पाकिस्तान से लड़ाई तो काय को सम्मान दे अपन, तो इमरानिया। के मैकदे की महक से मन का मयूर मचले तो जाम बदल देना, जिससे अपनी पहचान विलुप्त होने लगे वो काम बदल देना। और भारतीय सेना को छोड़ पाकिस्तान तू तो मुझसे निपट ले। अरे इमरानिया तुझसे मैं भैंसों के पोटे नहीं डलवाऊं तो मेरा नाम बदल देना। तो वीर रस को इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। भूल गया कहीं नहीं। और ये ईमानदारी है कि मैं स्वीकार भी कर लेता हूं कि मैं भूल गया। हालांकि मैं हर बार नहीं भूलता हूं। आचार संहिता चल रही है, बड़ी टीम है। मैं एक आखिरी कविता सुनाता हूं, उसके बाद कहीं दूसरा दौर हुआ, आप लोगों का प्रेम होगा तो फिर देखेंगे। एक कविता जो मैं महसूस करता हूं कि युगों युगों की वैभवता को सहेज रही मां भारती। क्या बात है, वाह। युगों युगों की वैभवता को सहेज रही मां भारती, खगकुल यशगान करे स्वयं भास्कर उतारे आरती। अरे सहस्त्र युगों, वाह नहीं ये पहले सुना दी है, आपको याद दिलाना चाहिए कि दूसरी सुनाओ। कि धन्य धन्य धरा जहां शिवाजी खेले हैं, धन्य धन्य धरा जहां शिवाजी खेले हैं। इतिहासों के कालखंड में अनेकों युद्ध झेले हैं। कभी मुगलों ने इसको लूटा और शासन का विस्तार किया, कभी फिरंगियों ने वेदों को 7 समंदर पार किया। आजादी के हवन कुंड में कई शेखर बलिदान हुए, जिसने एक लाठी ना खाई वो लोग कैसे महान हुए। अरे चाचा नेहरू याद रहे, सरदार पटेल को भूल गए। धन्य थे वो भगत सिंह जो फांसी के फंदे पर झूल गए। अरे जनतंत्र में तंत्र फूला, जन कहीं पर गौण हुए। CNRC पर खूब चीखे, राम मंदिर पर मौन हुए। अब फिर अवसर आया है खोई प्रतिष्ठा पाने का, तिरंगे के लहराने का, जय चंदों को सबक सिखाने का, और एक नई उम्मीद की किरण। आखिरी पंक्ति पर मुझे विदा देना चाहते हो तो उठा देना कवि सम्मेलन को। एक नई उम्मीद की किरण, एक नई उम्मीद की किरण जिसकी बातों में है, एक नई उम्मीद की किरण जिसकी बातों में है। पहली बार देश की कमान किसी मर्द के हाथों में है।